नमस्कार, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। कल जाते जाते हमने चर्चा की थी कि भाई कारक किसे कहते हैं, क्या है। इस शब्द को समझिएगा, किसे कहा जाता है कारक। कारक परिभाषा को समझिएगा। इस शब्द को अगर हम देखें तो देखिए अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, कारक को केस कहा जाता है। CASE ही शब्द काम में लिया जाता है। एक मिनट इसको देखते हैं। देखिए कारक किसे कहा जाता है। गुड आफ्टरनून माया मीणा। इसके लिए जो अंग्रेजी में शब्द काम में लिया जाता है वो कौन सा है, केस। CASE ही शब्द काम में लिया जाता है। और केस का शाब्दिक अर्थ अगर हम अंग्रेजी में देखें तो किसी कार्य को करने वाला। यहां पर अगर हम इसी को देखें, किसी कार्य को करने वाला, किसी कार्य को करने वाला, यह तो अंग्रेजी में स्पष्ट हुआ। यह तो किस में लिया हमने, अंग्रेजी में लिया। इसको हम हिंदी में समझेंगे। यह तो यहां पर अंग्रेजी में आ गया, ये देखिएगा, यह तो अंग्रेजी। अब आता है कारक किसे कहते हैं। देखिए इसकी परिभाषा को हम हिंदी के ढंग से देखते हैं। क्या परिभाषा आती है समझिएगा। संज्ञा व सर्वनाम, संज्ञा व सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध शेष वाक्य अथवा क्रिया के साथ प्रकट होता है, उसे कारक कहते हैं। परिभाषा जानना बहुत आवश्यक है। संज्ञा व सर्वनाम के जिस रूप से, देखो दो चीजें पकड़ना। कारक सिर्फ किस में होता है, कारक या तो संज्ञा में होगा, या परिभाषा को पकड़ लेना आप। देखिए परिभाषा को, कारक या तो किस में होता है, संज्ञा में, या फिर किस में होता है, सर्वनाम में। दो ही शब्द है, कारक या तो संज्ञा में होना या फिर सर्वनाम में। अगर आप किसी वाक्य में कारक गिन रहे हैं तो समझ जाना जितने संज्ञा सर्वनाम होंगे उतने ही कारक होने हैं। ठीक, इस तरह के वाक्य बनते हैं हमारे परीक्षा में। जिस रूप से उसका संबंध शेष वाक्य, उसके अलावा जो शेष वाक्य बता या फिर क्रिया के साथ प्रकट होता है, उसे क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। देखिए पहला वाक्य देखिएगा, अभिषेक ने ऐश्वर्या को देखा। वाक्य देखिएगा, अभिषेक ने ऐश्वर्या को देखा। बताइए इस वाक्य में कितने संज्ञा सर्वनाम हैं, इस वाक्य में कितने संज्ञा सर्वनाम हैं, कुल कितने हैं, रेखांकित कीजिए। मतलब इसमें लिखिएगा आप, अंडरलाइन शब्द लिखिएगा, कितने संज्ञा सर्वनाम है, उत्तर दीजिएगा। बिल्कुल दो है। तो बताओ इस वाक्य में कारक भी कितने हैं, दो। तो इस वाक्य में कारक भी कितने हैं, दो। अब देखें यहां पर क्या निकल कर आया अपने पास, अभिषेक क्या है, संज्ञा है, और ऐश्वर्य भी क्या है, संज्ञा है। तो कारक किस में होता है, संज्ञा शब्दों में। तो बताओ ये क्या है, कारक है, और ये भी क्या है, कारक है, ये भी क्या है, कारक है। तो कारक किस में होता है, संज्ञा शब्दों में। अब मैं दूसरा वाक्य लेता हूं। दूसरा वाक्य देखिए, दूसरा वाक्य है हमारा, मैंने आपको बाजार में देखा। मैंने आपको बाजार में देखा, मैंने आपको बाजार में देखा। इस वाक्य में कितने संज्ञा सर्वनाम है, कुल कितने संज्ञा सर्वनाम है, और जितने संज्ञा सर्वनाम होंगे उतने ही कारक होंगे। तो बताइए इस वाक्य में कुल कितने संज्ञा सर्वनाम है, उत्तर दीजिए। चले तीन है, बिल्कुल सही है, तीन है। तीनों के नाम हम देखते हैं। मैं सर्वनाम है, आप सर्वनाम है, और बाजार संज्ञा है। बताओ ये क्या है, सर्वनाम है, ये क्या है, सर्वनाम है, ये क्या है, संज्ञा है,
तो बताओ सर्वनामी क्या है? कारक है। सर्वनामी क्या है? कारक है। और संज्ञा में क्या है? कारक है। तो यहां तो स्पष्ट हो गया कि क्रिया में कारक नहीं होता, विशेषण में कारक नहीं होता, संज्ञा सर्वनाम के अलावा किसी में भी कारक नहीं होता। तो एक चीज स्पष्ट उभर कर सामने आ गई, कारक सिर्फ संज्ञा व सर्वनाम शब्दों में होता है। कारक सिर्फ किस में आता है? संज्ञा व सर्वनाम शब्दों में होता है। ये ट्रिक आप याद रखिएगा। दूसरा ये चीज याद रखिएगा, जितने संज्ञा सर्वनाम होंगे उतने ही कारक होने हैं। यहां तक तो ये स्पष्ट हुआ। अब देखिएगा दूसरा वाक्य, राम ने रावण को लंका में मारा। बताइए इस वाक्य में कितने कारक हैं? इस वाक्य में कितने कारक है? उत्तर दीजिए। इस वाक्य में कितने कारक है? तो जितने संज्ञा सर्वनाम होंगे, बताओ ये क्या है? कारक है। रावण क्या है? ये कारक है। बताओ लंका में ये क्या है? कारक है। ठीक, तो संज्ञा सर्वनाम में क्या होते हैं? कारक होते हैं। तो बताओ फिर ने क्या है? अगर हम बात करें तो ने क्या है, को क्या है, में क्या है, तो इनको बोला जाता है कारक चिन्ह। क्या बोला जाता है? कारक चिन्ह। इनको बोला जाता है कारक चिन्ह। कारक चिन्ह। ठीक, अब यहां देखिए, तो बताइए कारक चिन्ह, बताओ ये ने किसके लिए आया? राम के लिए। नो रावण को, रावण के लिए लंका। तो देखिए पहले कारक आया, बाद में कारक चिन्ह आया। पहले कारक आया, बाद में कारक चिन्ह। पहले कारक और बाद में कारक चिन्ह। ये कारक चिन्हों के बाद में आते, इसलिए इनको परसर्ग यानी बाद में, इनको क्या कहा जाता है? परसर्ग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परसर्ग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परसर्ग भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? परसर्ग भी कहा जाता है। बिल्कुल। इनको विभक्ति चिन्ह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विभक्ति चिन्ह भी कहा जाता है। इनको विभक्ति चिन्ह भी कहा जाता है। यहां पर ध्यान दीजिए, इनको विभक्ति चिन्ह भी कहा जाता है। यहां तक स्पष्ट हो गया? तो ध्यान रखिए, संज्ञा व सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध शेष वाक्य या कारक चिन्हों के साथ, शेष वाक्य या क्रिया के साथ प्रकट होता है, उन्हें क्या कहते हैं? कारक चिन्ह कहते हैं। अब देखिए, कारक के बाद कारक चिन्ह आता है, इसलिए इन्हें कारक चिन्ह कहते हैं। तो ध्यान रखिए, संज्ञा व सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध शेष वाक्य के साथ जुड़ा होता है, उन्हें कारक कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। और जिन, देखिए अब यहां पर देखिए, और जिन शब्द चिन्हों से यह संबंध प्रकट होता है, उन्हें कारक चिन्ह कहते हैं। पूरी परिभाषा स्पष्ट देखिए। कारक किसी कार्य को करने वाला, यहां पर हमने एक अंग्रेजी के हिसाब से देखा, हिंदी में आओ, संज्ञा व सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध शेष वाक्य अथवा क्रिया के साथ प्रकट होता है, उन संज्ञा सर्वनाम को कारक कहते हैं। और जिन शब्दों से या जिन चिन्हों से, चिन्ह कौन से? जैसे ये ने आ गया, ये कारक से संबंध प्रकट होता है, उन्हें क्या कहते हैं? कारक चिन्ह कहते हैं।